अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त एक एयरपोर्ट पे हूँ। आई एम इन बिटवीन चेंजिंग फ़्लाइट्स। बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है और जब से मैं अमेरिका आया हूँ मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। मेरे ख्याल पिछले कई बरसों में मुझे इतना ज़्यादा ट्रैवल करने का मौका नहीं मिला जितना गुज़िश्ता चंद माह के अंदर मुझे फ़्लाइट्स चेंज करने का, एयरपोर्ट्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। बहरहाल इस वक्त मैं एयरपोर्ट के ऊपर हूँ। ये वीलॉग मैं शायद ना करता बिकॉज तो अभी थोड़ी देर में मेरी यहाँ से एक फ़्लाइट है 20-25 मिनट में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म की मज़ाहिया सूरत हाल है, यानी कभी भी सीरियस मुल्क तो नहीं था। हम ही पागल थे, हम ही बेवकूफ़ थे जो समझ रहे थे कि कोई शायद सीरियस किस्म की रियासत वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। लेकिन इस मज़ाहिया रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी रोज़ एक नए किस्म का जो जोक होता है उसे देख के इंसान के 14 तबक जो है वो रोशन हो जाते हैं। अब आप इसको अंदाज़ा लगवाइए कि आज कई दिनों के बाद ये तवक्को थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक साहब और उनके साथ ग़ालिबन जहांगीरी साहब का जो डिविजनल बेंच है, ये बिल आकर एक सब्सटेंटिव डिस्कशन करके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की जो बेल है, जो बिल्कुल यानी बांगे दोहल बनती है बाय ऑल प्रैक्टिकल मीन्स। तमाम इस पाकिस्तान के जितने भी कानूनदान हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जज साहिबान हैं, रिटायर्ड जज साहिबान हैं, ख़ुद अदालतों का ये ख्याल है, ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस इसकी ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि जो फैसला सेशन जज ने किया वो डिफेक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ ये कह चुकी है बल्कि अपने शॉर्ट ऑर्डर के अंदर 26 तारीख को ये बात लिख भी चुकी है। तो आज ये बहुत एक्सपेक्टेड था कि इसका फ़ैसला हो जाएगा और हमें इसमें भी कोई यानी हैरानी नहीं थी कि फ़ैसले के बाद इमरान खान साहब को किसी और केस में गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। लेकिन बजाय इसके कि ये फ़ैसला इसका होता, पता ये चला कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के वकील जो अमजद परवेज़ साहब हैं, उनकी तरफ से ऐलान किया गया कि वो बहुत शदीद बीमार हो गए हैं, अलील हो गए हैं, इतने बीमार हो गए हैं कि अब वो अदालत में नहीं आ सकते। अब जहन में ही रखिए कि एक दिन पहले 24 तारीख को जब इसी केस की समाअत हो रही थी तो उस वक्त भी अमजद साहब की तरफ से ये कहा गया था कि जी इसको एडजॉर्न कर दें बिकॉज मैंने इसकी प्रिपरेशन करनी है, मुझे 3 घंटे का टाइम चाहिए। पहले उन्होंने कहा, फिर मैंने बड़ी तैयारी करनी है। तो चूँकि लतीफ़ को और शायद जज साहब उनको एडजॉर्न कर देते, वो एडजॉर्नमेंट मांग रहे थे मंडे के लिए 28 तारीख के लिए। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने चूँकि वहाँ पर रोना पीटना शुरू कर दिया, दुहाई दी। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ज़मानत के इस किस्म के केस में कभी 3 घंटे की बहस नहीं करनी पड़ती और एक आदमी इमरान खान जो है वो मसलसल जेल में है, बेजा है वो जेल के अंदर। तो मजबूरन चीफ जस्टिस साहब को आज के दिन 11 बजे इसकी समाअत रखनी पड़ी। तो अब आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि अब वैसे तो पाकिस्तान में झूठ बोलने में मुल्क की पूरा का पूरा निज़ाम ही सारा झूठ के ऊपर खड़ा हुआ है, इसलिए आप कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन द राइट माइंड किसी को भी ये ख्याल है कि अमजद साहब जो हैं, अमजद परवेज़ साहब जो हैं वो वाकई बीमार हो गए। सो आपको यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली नज़र आती है डिले करने की। लेकिन हिकमत अमली है क्या? जैसे कि मैंने कहा है कि हमें तो एक्सपेक्टेड था कि जैसे ही इमरान खान की यहाँ से ज़मानत पर रिहाई होगी, किसी और केस में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। उनको गिरफ़्तार करने के लिए तो 150-180 किस्म के केसेस अवेलेबल हैं। और सिर्फ 2 दिन पहले ही लाहौर के अंदर पुलिस ने एक एंटी टेरर कोर्ट से अप्रूवल लिया। वो अप्रूवल को बाद में मल्टीप्लाई कर लिया गया, मज़ीद चीज़ों का अप्रूवल ले लिया गया। लेकिन शुरू में अप्रूवल लिया गया कि 9 मई 2023 को लाहौर के कोर कमांडर हाउस में, जिसे अज़े राह मज़ाद जिना हाउस कहा जाता है, उसके ऊपर जो हमला हुआ, तो सो कॉल्ड हमला हुआ, उसके लिए इमरान खान की इन्वेस्टिगेशन करने और उनको गिरफ़्तार करने की इजाज़त चाहिए। और बड़ी खुशी से लाहौर की एक एंटी टेरर कोर्ट ने इजाज़त दे दी थी। तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि शायद उस केस में उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। फिर खबर आई कि मज़ीद केसेस के अंदर भी अप्रूवल ले लिया गया है। लेकिन अब ये जो लटकाया गया है, इससे सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि इसे मसलसल लटका रहे हैं। पहली चीज़ तो मेरा ख्याल है कि सब लोगों को पता चल जानी चाहिए और आपस में, जैसे मैंने आपको कहा कि आप टेलीविज़न पे ना जाएं, अखबारात पे ना जाएं, सोशल मीडिया पे ना जाएं, आप पुरानी ज़माने की दुनिया में चले जाएं जहां लोग बाज़ार के अंदर, दुकान के अंदर, सड़क के ऊपर, गली में, मोहल्ले के अंदर चीज़ों को डिस्कस किया करते थे। तो जब भी कोई डेवलपमेंट होती है उसे आप डिस्कस करें और डिस्कस ये करें कि क्या वजह है कि ये इस केस का फ़ैसला जो है वो नहीं होने देते। और इससे अब खुल्लम खुला जो चीज़ आपको पता चलती है कि इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को, वकला की तरफ से, जज साहिबान की तरफ से क्लियरली ये मैसेज आ रहा है कि भाई इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है। और जब भी इस केस को एक हाई कोर्ट के जज साहिबान को बहालत मजबूरी इसके फैक्ट्स को देखना पड़ेगा और दूसरी तरफ से जो वकील है मुवक्किल के इमरान खान के,
उनके आर्गूमेंट को सुनना पड़ेगा, तो उन्हें ये केस जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा और यहाँ पर इनको ज़मानत देनी पड़ेगी। कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बताए, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप इन फैक्ट्स को आपस में डिस्कस करें, मियाँ बीवी डिस्कस करें, दोस्त डिस्कस करें, दफ्तर में कोलीग्स डिस्कस करें। वो फैक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये इमरान खान के इलेक्शन के गोशवारे नहीं है, बल्कि ये रूटीन एनुअल रिटर्न था जिसके ऊपर तोशा खाने का केस बनाया गया है। ये वो रूटीन एनुअल रिटर्न है जो हर मेंबर नेशनल असम्बली को हर साल जमा कराना होता है, और ज़ाहिर है इस किस्म के रिटर्न्स के अंदर कोई बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा इसको देखा नहीं जाता, और चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स फाइल करने वाले ये भरते हैं, यही इलेक्शन कमीशन में भरे जाते हैं, यही जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सामने भी जाते हैं। लेकिन और ये 2018-19 के एनुअल रिटर्न है, ये इलेक्शन के रिटर्न नहीं है। इलेक्शन हो चुके थे, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये जो रिटर्न्स हैं इसके अंदर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कोई एतराज़ उठाना था, कोई उनको ऑब्जेक्शन रेज़ करनी थी, तो वो उनको 120 दिन के अंदर करनी थी। लेकिन वो उन्होंने 120 दिन में नहीं की, वो उन्होंने कहीं जाके 900 दिनों के बाद जाके वो ऑब्जेक्शन जो है रेज़ किए। पहला तो इसके अंदर ये मसला है। फिर इसको प्रॉपर भेजने का तरीका ये था कि इलेक्शन कमीशन को इसे एक दर्जा अव्वल मैजिस्ट्रेट के पास भेजना था, जिसने स्क्रूटनाइज करके फैसला करना था कि ये केस बनता है कि नहीं। वो प्रोसेस भी यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर लिया गया। फिर इसमें यह है कि जो जज साहब थे उनके ऊपर बायस के चार्जेस थे, ये कहा गया कि इनको हटा दें, लेकिन हाई कोर्ट जो है उन्होंने वापस उन्हीं के पास केस को भेज दिया। लेकिन जब भेजा तो उन्होंने कहा कि इसको दोबारा री एग्जामिन करें। जज साहब के पास चूँकि लगता था फैसला कहीं से पहले ही लिखा हुआ था, उन्होंने उसको री एग्जामिन का रेफरेंस भी उसमें नहीं डाला, 2 लाइनें ही नहीं लिखी कि मैंने इसको फ्रेश देखा है, फ्रेश री एग्जामिन किया है। वही 30-35 पेज का फैसला उन्होंने 30 मिनट के अंदर जो है वहाँ पर डिक्टेट कर दिया। जो डिफेंडेंट है उसको राइट ऑफ डिफेंस दिया नहीं गया, ये भी इसका बहुत बड़ा डिफेक्ट है। जब उसने 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट को वहाँ पे कहा कि मैं गवाह के तौर पर प्रेजेंट करता हूँ, जो सेशन जज थे उन्होंने कहा कि ये रेलेवेंट ही नहीं है। तो ये जो सारे डिफेक्ट्स हैं, इन डिफेक्ट्स को देख के ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो कहें कि ये फैसला डिफेक्टिव नहीं है, उनको बेल देनी पड़ती है। तो फिर बेल जब उनको देनी पड़ती है, आप उनको दोबारा गिरफ्तार कर लें, तो फिर क्या मसला है? मसला मुझे ये लगता है कि कोई ऐसी चीज़ प्रिपेयर करनी है अगले 2 दिनों के अंदर 2-2.5 दिनों में, जो हो नहीं रही आसानी से। क्योंकि अगर वो चीज़ आसानी से प्रिपेयर हो जाती तो अब तक फिर ये मामला एक अगली स्टेज पे चला गया होता। यहाँ से इमरान खान को रिहाई मिलती, किसी और केस में गिरफ्तार हो गए होते। इस केस में तो मुझे और आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इमरान खान को सिस्टम इस स्टेज के ऊपर जेल में ही रखना चाहता है और उनको किसी भी सूरत रिहा नहीं करना चाहता। तो हम तो ये अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो उनसे हो नहीं पा रही, जो उनका ख्याल था कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के पिछले जो 3-4 दिन गुजरे हैं उसके अंदर वो उसको अचीव कर लेंगे, लेकिन उसको अचीव नहीं कर सके। अब भला वो क्या चीज़ हो सकती है? वो होने को कुछ भी चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी सी डॉट कनेक्टिंग करें तो एक और पैरेलल किस्म का केस भी चल रहा है। वो केस है जो साइफ़र का केस है, जहां आज़म खान साहब को एक मसूद महमूद की तरह, वादा माफ गवाह की तरह उनको उठाया गया, डिटेन किया गया। 17वें-18वें दिन में जाके जो फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे उनसे एक स्टेटमेंट हासिल कर ली गई, और वो एक वादा माफ गवाह की नेचर है। उसके बाद आपने देखा कि साइफ़र की जो स्टोरी आई है इंटरसेप्ट में, उसके बाद संडे के दिन, इतवार जो गुजरा है पिछला, उसमें शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के फॉर्मर मिनिस्टर जो हैं, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार किया गया तो एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने 1 दिन का उनका रिमांड दिया। उसके बाद उनको मंडे के दिन, जो पिछला मंडे गुजर गया है, उनको एक स्पेशल अदालत के सामने पेश किया गया। एक स्पेशल अदालत बनाई गई है उस नए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की रोशनी में जो अभी पास करवाया नया। तो और हालांकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मेरे ख्याल आर्मी एक्ट, इन दोनों के ऊपर तो प्रेसिडेंट ने असेंट किया ही नहीं है, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। बहरहाल इसको भी मारें गोली। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का मज़ीद 4 दिन का रिमांड ये अदालत दे देती है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे वो रिमांड ख़त्म हो जाता है। फ्राइडे को शाह महमूद कुरैशी साहब को दोबारा अदालत के सामने रखा जाता है, जहाँ फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे बार एसोसिएशन के, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के, जनाब शोहेब शाहीन साहब, जो इस वक्त इमरान खान साहब की वकला की टीम में शामिल हैं, वो शाह महमूद कुरैशी को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ मज़ीद 3 दिन का अदालत उनका रिमांड दे देती है, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब वो भी केस जो है वो मंडे को लगना है। मुझे बहुत शक है कि इमरान खान के केस को जो लटकाया जा रहा है उसका कोई कनेक्शन साइफ़र वाले केस में शाह महमूद कुरैशी
کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہے. غالباً کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ڈرا دھمکا کے, ان کو کوئی ویڈیو دکھا کے, ان کو کوئی کاغذ دکھا کے, ان کے خاندان کی کوئی چیز نکال کے ان کو توڑا جائے نفسیاتی طور پر, اور ان سے کوئی اسٹیٹمنٹ حاصل کی جائے. یعنی ان کو بھی ایک طرح سے عمران خان کے خلاف ایک کو کانسپریٹر کی حیثیت سے وعدہ معاف گواہ بنایا جائے کہ ہاں عمران خان نے واقعی مجھے یہ کہا تھا کہ سائفر کو استعمال کرو یا سائفر کو لیک کر دو یا سم تھنگ لائک دیٹ. کیونکہ یہ دونوں کی جو ٹائمنگ ہے یہ آپ دیکھیں مکس ہوتی نظر آتی ہے. تو اس طرح سے کچھ کرنے کی یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ آپ شاہ محمود قریشی بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب جو بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. یہ جو کیونکہ جس طرح سے یہ سب کچھ چلا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس طرح سے سپریم کورٹ بھی کہہ رہی تھی, انڈر دی سرکمسٹانسز اس کو اس طرح سے لٹکانے کی کوئی وجہ, کوئی ریشنالٹی سمجھ نہیں آتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریشنالٹی ہے نہیں, ریشنالٹی ہے. اینڈ ٹو مائی انالیسس ریشنالٹی کا تعلق سائفر کیس کے ساتھ ہے. شاہ محمود قریشی کے اوپر جو عذاب توڑا جا رہا ہے ان سے کچھ نکلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور وہ جو کچھ نکلوانا ہے اسے عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا ہے. دوسری ایک ڈیولپمنٹ ہے, پتہ نہیں وہ ہوتی ہے بعد میں کہ نہیں ہوتی, لیکن لندن میں پہنچے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب, وہاں انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں کی, اور ایک بار پھر انہوں نے, یہ پرابلی 18th ٹائم اس کو کہتے ہیں انگریزی میں, پتہ نہیں 2 درجن دفعہ یہ کہا جا چکا ہے, لیکن ایک بار پھر انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر کی مہینے میں جناب نواز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان آئیں گے اور الیکشن کمپین جو ہے اس کو کک سٹارٹ کریں گے, اس کو لیڈ کریں گے. اب اس سے پہلے بہت دفعہ یہ کہا جا چکا ہے, پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ کہا جا چکا ہے, پچھلے سال سے کہا جا رہا ہے کہ سپٹمبر میں آئیں گے, اکتوبر میں آئیں گے, نومبر میں آئیں گے. اب آئیں گے یا نہیں آئیں گے, دیٹس انادر بگ کوشچن. لیکن بہرحال یہ اعلان کیا گیا کہ وہ آئیں گے, اس کو لیڈ کریں گے, ان کے کیسز اب میٹر نہیں کرتے اینڈ سو آن. تو اب تک کی یہ ڈیولپمنٹس ہیں, بٹ جتنا ہم ان ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان مزاحیہ سے مزاحیہ, اور بالکل کوئی میں برا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, کامیڈی شو لگ رہا ہے یہ. اور عمران خان کو ختم کرنے کے چکر میں جس طرح سے ریاست کے اداروں کو, کنونشنز کو, ٹریڈیشنز کو, قوانین کو, آئین کو, عدالتوں کا کھلواڑ ہو رہا ہے, اس سے یہ ملک ایک جوک بنتا چلا جا رہا ہے, لیکن بالکل کسی کو احساس نہیں ہو رہا. تھینک یو.